नमस्कार, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हो सकता है कि इस लेक्चर के थंबनेल को देख करके आप चौंक गए होंगे कि आखिर विधि शब्द यानी लॉ को डिफाइन करना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है। तो घबराइए नहीं, मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से केवल एक शब्द विधि यानी जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लॉ, उसको डिफाइन करने में सुप्रीम कोर्ट को पसीने छूट गए। बहुत बार जो है अलग अलग बातें कही गई। पूरा मामला जो है इस लेक्चर में हम समझेंगे, इसलिए इस लेक्चर को पूरा देखिए। उसी के बाद जो है आप अपना कमेंट करिएगा कि क्या आपने इस तरीके से चीज़ों को समझा था। तो पॉलिटी का एक बहुत अच्छा लेसन इस लेक्चर में मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। साथ ही साथ बहुत मशहूर जो केस रहे हैं भारतीय इतिहास में, उनको भी इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 की। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकारों के बारे में लिखा गया है, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में व्यवस्था की गई है, उसके बारे में प्रोविजन किया गया है। तो आर्टिकल अगर 12 की बात करें तो उसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है, और आर्टिकल 13 में जो है लिखा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां लॉ इनकंसिस्टेंट विथ आर इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो ये पूरा मामला क्या है उसको जो है आइए समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 13 जो है भारतीय संविधान का, वो इस बात को बताता है कि मूल अधिकारों को ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ जो मूल अधिकारों से असंगत है या उसका अल्पीकरण करता है यानी डेरोगेशन करता है, या वो उससे असंगत है यानी इनकंसिस्टेंट है, तो वो जो है अवैध होगा, इलीगल होगा। ये बात बताता है कौन? अनुच्छेद 13। सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। तो अनुच्छेद 13(1) में क्या कहा गया है? संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत हैं, यानी मौलिक अधिकारों से असंगत हैं। तो क्या कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से जो भी विधि असंगत है भारत में, वो जो है शून्य हो जाएगी, मतलब उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। आगे 13(2) में क्या कहा गया? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हो। अब स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि पहले से जो विधि है वो तो शून्य हो ही जाएगी, और आगे जो है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, भाग 3 में कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता है राज्य। यही इस बात से अर्थ निकला, या उन्हें न्यून नहीं करती हो, तो न तो जो है छीन सके और न तो कम कर सके, ठीक है। ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, वो उल्लंघन की सीमा तक क्या होगी? शून्य होगी। और 13(3) में क्या कहा गया? 13(3) के अनुसार विधि के अंतर्गत। तो अब ये प्रश्न यहां उठा, ठीक है, ये दोनों बात लिखी गई, विधि। तो यहां पर प्रश्न ये आया कि विधि यानी है क्या? लॉ किसे कहते हैं? तो क्या बताया गया? उसका उत्तर 13(3) में दिया गया, और इसमें कहा गया कि लॉ का मतलब है विधि का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा, रूढ़ि, सब क्या है? सब जो है विधि है। यह स्पष्ट कर दिया गया। तो अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी, स्पष्टीकरण दे दिया गया। अब यहां मूल बात को समझ लीजिए, विधि के साथ जो है क्या मामला छुपा हुआ है। अब यहां पर जो है ये विधि शब्द का प्रयोग हुआ है, और अनुच्छेद 368 के तहत जो है हमारा जो संविधान है
उसमें संशोधन के लिए भी प्रारूप बनाया गया है कि भाई एक बार संविधान बन गया, हो सकता है जब संविधान बना तब स्थितियां दूसरी थी, दूसरे तरह के प्रोविजंस किए गए, लेकिन अब 70 सालों बाद स्थितियां कुछ अलग हैं, तो संविधान को संशोधन करके उस हिसाब से स्थिति बनाई जा सकती है। यानी जो है सदैव युवा कानून का एक तर्क है कि संविधान संशोधन हो सकता है, जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये अधिकार दिया गया। तो पूछा यह गया कि आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट होते हैं भारतीय संविधान में, तो यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है उसको विधि माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये प्रश्न आया कि अनुच्छेद 300, ये आप तो बता दिए, ये सारी बातें आपने बता दी, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनिमय, अधिसूचना, प्रथा, विधि सब बता दिया आपने, लेकिन ये पूछा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, उसको आप विधि मानेंगे कि नहीं? वो भी तो कानून ही है, अधिनियम हम कहते हैं ना, संशोधन अधिनियम, तो वो भी कानून ही है। अब यहां दो बातें समझ लीजिए, संसद को कौन चुनता है? तो जनता चुनती है। संसद क्या काम करती है? तो कानून बनाती है और मौजूदा कानूनों में बदलाव भी करती है। अब ऐसे में अगर अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन को विधि माना जाएगा, तो इसका मतलब है कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, यानी मौलिक अधिकारों को न तो संसद समाप्त कर सकती है, न तो उन्हें न्यून कर सकती है, यह विषय आ गया। और अगर अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा, तो इसका मतलब है कि संसद मौलिक अधिकारों को बदल भी सकती है और जो है उनको कम भी कर सकती है। इसमें क्या लिखा है? राज्य जैसी कोई विधि नहीं बनाएगा। तो अगर विधि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन विधि है ही नहीं अगर, तो फिर राज्य तो कानून बना ही सकता है, वो विधि के दायरे में नहीं है। यह प्रश्न उठ करके आया, और वो इसलिए आया कि उसी समय जो है भारत में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के कानून जो है शुरू हुए। और जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 31 के तहत जो है संविधान में संपत्ति का भी अधिकार दिया गया था भारत के, बाद में जो है उसे हटा दिया गया, लेकिन पहले दिया गया। 31 में संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। तो इतनी बात आपने समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है प्रश्न ये उठा कि विधि किसे माना जाए, ठीक है। तो पहला केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। मतलब संविधान लागू होते ही पहला केस आ गया। उसमें जो है जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न वही है जो आपने जो है थंबनेल पर देखा, या हम जो पूछ रहे हैं। इसमें पूछा गया क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है? तो अनुच्छेद 13 में जो बार बार विधि 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 ला लिखा गया है, वो अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन के अर्थों में विधि है? ये सीधे सीधे पूछ लिया गया। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहता कि वो विधि है, तो इसका मतलब था कि संपत्ति के अधिकार को संसद छू भी नहीं सकती थी, स्वतंत्रता के अधिकार को संसद छू भी नहीं सकती थी, धर्म के अबाध मानने प्रचार करने के अधिकार को संसद छू भी नहीं सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसका मतलब था कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, संसद जो है मूल अधिकारों में बदलाव कर सकती है, वो विधि है ही नहीं, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के मामले में भी इसी मत का अनुसरण किया गया। तो माना गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में क्या है? विधि नहीं है। अब बाद में जो है एक मामला आया
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का। अब देखिए, आपको लग रहा था कि मैं ही कह रहा हूं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कितना कंफ्यूज है उसको भी समझ लीजिए। तो फिर इसके आगे आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला, और जो है इस मामले में न्यायालय अपने पूर्ववर्ती डिसीजन से अलग हो गया, उसको पलट दिया। क्या कहा गया? किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि ही है। इसका मतलब था कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, बदलने की तो बात दूर की है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि ही है, और कोई भी विधि जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है वो क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ऐसा आर्टिकल 13 में लिखा गया। अब ये बात किया गया, लेकिन जब ये निर्णय दिया गया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का, तो इससे जो है भारत की संसद सहमत नहीं हुई। उस समय इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थे और प्रचंड बहुमत से वो जीत करके आई थी। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि मतलब संसद जो है मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तो ये बात हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने क्या किया कि भारतीय संसद को न्यायालय का यह निर्णय उचित लगा, और उसने भारतीय संसद ने, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 1971 के 24वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 13(4) जोड़ दिया। तो अनुच्छेद 13 में क्या जोड़ दिया गया? अनुच्छेद 13(4). तो फिर से पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं की, तो अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया। ठीक है, को 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके अनुसार इसमें क्या लिखा गया? अनुच्छेद 13(4) में क्या लिखा गया? तो यह लिखा गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात, मतलब अनुच्छेद 13 की कोई बात, 13 की कोई बात मतलब ये 1 2 3, अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती। ये जो है संशोधन कर दिया गया, तो ये इस समय जोड़ा गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ये मामला कर दिया गया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या? अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी, यह स्पष्ट कर दिया गया। अब आगे बढ़िए। अब थोड़ी बात हम कर लें 24वें संविधान संशोधन की, थोड़ा क्लियरिटी के लिए, पॉलिटी के भी कुछ जो है आपको मामले मिल सके इसलिए। तो संविधान संशोधन के किसी, इसमें क्या कहा गया, मूल बातें बता रहा हूं। संसद संविधान के किसी भाग में भी संशोधन कर सकती है, यह कहा गया। किसी भी भाग का मतलब है मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, और संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं माना जाएगा। तो यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया। क्या लिखा गया? संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं माना जाएगा। तो फिर जो है संसद ने, कोर्ट ने कहा कि विधि ही है, संसद ने कहा कि विधि नहीं माना जाएगा। तो यहां माना गया कि विधि नहीं माना जाएगा, और विधि नहीं माना जाएगा तो इसका मतलब है कि संसद को अधिकारिता है, मौलिक अधिकारों में वो परिवर्तन कर देगी। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और किया गया कि राष्ट्रपति सभी संविधान संशोधनों पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे, उसको पॉकेट में नहीं रख लेंगे प्रस्ताव को, वो जो है बाध्य होंगे। अब ये मामला जब चला, तब जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मामला और आ गया इस 24वें संविधान संशोधन 1971 के बाद, और वो मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला 1973 में। भारत का एक ऐतिहासिक ये मुकदमा, जिसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी, जो कि 13 सदस्यीय थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अब सुप्रीम कोर्ट ने शुरू से क्या कहा, उन सब बातों को जो है आप ध्यान रखिएगा। तो इस मामले में, यानी केशवानंद भारती मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को वैध घोषित कर दिया कि ये वैध है। ठीक है, और यह माना कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। तो अब संसद की बात से एग्री हो गया,
जो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने का डिसीजन कितने बार बदला भैया, आप देख सकते हैं। पहले शंकरी प्रसाद मामले में क्या कहा गया, सज्जन सिंह मामले में क्या कहा गया, फिर गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को पलट दिया दिया संसद ने, उच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने। उसके बाद फिर जो है इस बार गोलकनाथ के बाद केशवानंद भारती में फिर पलट गया न्यायालय, और इस बार जो है फिर वो जो है शुरुआत में चला गया, शंकरी प्रसाद वाले निर्णय को मान लिया। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं है। इसका मतलब था कि जो है संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, उन्हें न्यून कर सकती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां और बताई गई, और ये बात ये बताई गई कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति प्राप्त है। यह माना गया कि मूल अधिकार को भी संसद बदल सकती है, लेकिन किंतु वह इस शक्ति का उपयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती, संविधान के आत्मा को नहीं बदल सकती। संसद ये नहीं कर सकती। संसद को ताकत है वो मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर दे, चाहे जहां परिवर्तन कर दे, लेकिन संसद को यह ध्यान रखना होगा कि वो कोई भी संशोधन कर रहा है तो उससे संविधान की आत्मा प्रभावित नहीं होना चाहिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहला तो यह है कि संविधान की सर्वोच्चता, सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। देश में क्या होना चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, इसको आप नहीं बदल सकते। संविधान की सर्वोच्चता को आप बदल नहीं सकते। शक्तियों का पृथक्करण का जो सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन है कि मतलब एक जो है कार्यपालिका है, एक विधायिका है और एक जो है न्यायपालिका है, ये शक्तियों का पृथक्करण, इसे नहीं बदल सकते। देश में लोकतंत्र रहेगा, इसे आप नहीं बदल सकते। देश में संसदीय फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, इसे आप नहीं बदल सकते। देश भारत पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसे आप नहीं बदल सकते। देश की संप्रभुता को आप किसी संविधान संशोधन के तहत जो है समाप्त नहीं कर सकते। ये सारी बातें संविधान के मूल ढांचे के तहत बताई गई है, इसे आप नहीं बदल सकते, बाकी सब कुछ आप बदल सकते हैं। तो संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकते। और संविधान की एक आत्मा यह भी है कि सबको जीवन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे आप जो है नहीं छीन सकते, ठीक है ना। तो अभी फाइनल क्या है, अभी फाइनल यह है कि विधि के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन विधि नहीं है। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि एक शब्द ला को डिफाइन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग होना लगा कि अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि है कि नहीं है, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, और इस नाते से अभी तक का मामला यही है कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। हालांकि अब आगे जाकर के क्या होगा, कोई ऐसा जो है मामला आए तो पता चले कि अब सुप्रीम कोर्ट का इस विषय पर विचार क्या है। हालांकि इसी जो है निर्णय के आधार पर बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया और संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को एक जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, और कोई बात होगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार।